हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर में। और दोस्तों, हमने पिछली क्लास में देखा था कुछ नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद, जिनमें हमने देखे थे 5 से 11 तक। कहाँ से कहाँ तक? 5 से 11 तक जो अनुच्छेद थे, इनके बारे में हमने देखा था। इन अनुच्छेदों में क्या देखा था हमने? नागरिकता से संबंधित। और इसी में से जो 11वां अनुच्छेद था, उसमें क्या था? 1955 का एक्ट है, इसके इसी के माध्यम से बना था, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम के नाम से जानते हैं, जिसे हम भारतीय नागरिकता अधिनियम। तो दोस्तों, अधिनियम, इसी अधिनियम के बारे में हमने कुछ बातें की थी। जो ये अधिनियम था, इसी के संबंध में हमने कुछ बातें की थी पिछली कक्षा में। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में बातें की थी। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे मूल अधिकार, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 के मध्य भारत के संविधान में दिए गए हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि मूल अधिकारों की पहली और विधिवत मांग और विधिवत कब पहली बार लोगों को दिए गए मूल अधिकार लिखित में। तो समय आ जाता है 1215 का। तब जब ब्रिटेन, जिसने भारत पर राज भी किया है, लंबे समय तक भारत इसका उपनिवेश रहा है ब्रिटेन का, यहाँ पे एक मूल अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। किस नाम से हम जानते हैं इसको? मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं हम, मैग्ना कार्टा। ये मैग्ना कार्टा क्या था? ये लोगों को, इसके माध्यम से ब्रिटेन के लोगों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। इसका मैं अर्थ डिफाइन कर देता हूं आपके पास। मैग्ना क्या अर्थ क्या होता है? ग्रेट। और कार्टा, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चार्टर। तो कौन सा चार्टर? ग्रेट चार्टर, मतलब महान पत्र, महान घोषणा पत्र या चार्टर प्रारूप, महान प्रारूप बोल सकते हैं हम इसको। ये जारी किया गया था ब्रिटेन में। इसके बाद में समय आ जाता है 1700, कब का समय आ जाता है? 1787। 1787 का समय आ जाता है, जो 1791 तक चलता है। 1787 से 1791 के मध्य जो अमेरिका है, कौन? अमेरिका, यहाँ पे क्या किया जाता है? एक बिल ऑफ राइट्स के नाम से कुछ जारी किया जाता है, बिल ऑफ राइट्स। सत्रह सौ सत्तासी से 1791 के मध्य जब अमेरिका के संविधान का निर्माण हुआ था 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में, तब अमेरिकी वासियों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। किस नाम से? बिल ऑफ राइट्स के नाम से। अमेरिका वासियों को बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से क्या किए गए? मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। इसके बाद में समय आता है 1789। कब का समय आता है? 1789 का। एक फ्रांस में क्रांति हुई थी 1787 में, जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो उसी क्रांति के माध्यम से लोगों को कुछ मूल अधिकार दिए गए थे, जिनमें हम देखते हैं ये क्या थे? 1787 में मानव एवं नागरिकों का मूल अधिकार। मानव एवं नागरिकों के क्या किया गया? मानव एवं नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र ये जारी किया गया कब? 1789 में, फ्रांस के संविधान में। तो इस तरह से देखते हैं हम कि 1215 में ब्रिटेन में, 1787 और 91 के मध्य में अमेरिकी संविधान में, और 1789 में जो कौन सा देश है? फ्रांस। जो फ्रांस के संविधान में क्या किया गया था?
नागरिक अधिकारों की बात की गई थी और नागरिक अधिकार जिसे हम मूल अधिकार के नाम से जानते हैं वो दिए गए थे। तो मूल अब हम देखते हैं भारतीय संविधान कि भारत में कब कब लोगों को मूल अधिकार कब लोगों को प्रदान किए गए और कब उनकी मांग की गई थी, ये चीज़ें हम देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि 12 से अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य क्या दिया गया है, भारतीयों को मूल अधिकार दिए गए हैं। 12 से 35 के मध्य क्या दिए गए हैं, भारतीयों को मूल अधिकार दिए गए भारत में। ये कुछ चीजें थी और इसके बाद में हम देखते हैं कि भारत में जो मूल अधिकार तो दे दिए गए 12 से 35 के मध्य, ये हमारे संविधान में हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ये इनकी मांग कब से हो रही थी और क्यों, कब से क्या तक और कितने मूल अधिकार हमें मिले। तो समय आ जाता है कब का, 1895 में जो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्वराज विधेयक के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग प्रस्तुत की। स्वराज विधेयक जिसे हम स्वराज बिल के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें पहली बार मूल अधिकारों की मांग प्रस्तुत की गई थी, इनकी पत्रिका थी उसके माध्यम से। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने मांग प्रस्तुत की थी। इसके बाद में कब आ जाता है, समय आ जाता है 1928 का। कब का समय आ जाता है, 1928। यहाँ पे जो एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, क्या, नेहरू रिपोर्ट। ये किसके माध्यम से प्रस्तुत की जाती है दोस्तों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं प्रस्तुत की जाती, ये उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। किसके द्वारा, जो मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू। आपको पता हो तो ये हमारे संविधान का पहला प्रारूप भी था। तो इसी में मांग की जाती है कि भारतीयों के मूल अधिकार इस तरह से होनी चाहिए कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में वापस लेना पड़े, मतलब कोई भी कानून या फिर भी कुछ भी ऐसी परिस्थितियां ना हो कि हमें मौलिक अधिकारों को वापस लेना पड़ जाए। तो इसमें ये बात कही गई थी और पहली लिखित रिपोर्ट थी, क्या था, पहली बार लिखित रूप में मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट में, जो लिखित में। इसके बारे में, नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम पहली क्लास में बात कर चुके हैं। ये पहली लिखित मांग थी। इसके बाद समय आता है कब का, 1931। यहाँ पे क्या होता है, जो कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन होता है, कौन सा, लाहौर अधिवेशन था। यहाँ पे मूल अधिकारों की मांग की जाती है कि इसके माध्यम से कि मूल अधिकारों का के बारे में बात की जाती है और ब्रिटेन की सरकार से मांग की जाती है कि मूल अधिकार हमें भारतीयों को दिए जाने चाहिए। यहाँ पे घोषणा होती है कि मूल अधिकारों की मांग ब्रिटिश सरकार से की जाएगी और भारतीयों के लिए कुछ मूल अधिकार होने चाहिए। और इसके बाद में समय आता है वापस 1931 में ही एक बार फिर से ब्रिटेन की सरकार की ब्रिटेन की सरकार को अवगत कराया जाता है कि भारतीयों के लिए मूल अधिकार होने चाहिए। कब, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, ब्रिटेन की सरकार के पास फिर से मांग की जाती है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उनके पास में रखा जाता है इस मांग को, किसकी, मूल अधिकारों की मांग को किसके द्वारा रखा जाता है, गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के द्वारा 1931 में मूल अधिकारों की बात की जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। तो दोस्तों मैं गोलमेज के बारे में बता देता हूँ आपको। ये जो गोलमेज आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या था दोस्तों, एक गोलमेज होती थी पहले, गोलमेज कुछ इस आकार में होती थी गोलमेज। तो उसी के चारों तरफ बैठकर जो मीटिंग होती थी उसे क्या कहते हैं, गोलमेज मीटिंग्स, गोलमेज सम्मेलन। तो ये उस समय का सम्मेलन था एक, जिसे हम
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आ जाता है 1945 का समय। तब कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, एक प्रारूप प्रस्तुत किया था। मूल अधिकारों के मामले में एक प्रारूप प्रस्तुत किया था और उसके माध्यम से बताया था कि इस तरह से भारतीयों के लिए मूल अधिकार होने चाहिए। तो ये कब किसने किया था? तेज बहादुर सप्रू ने। और इसके बाद में जो क्या था, जो मूल अधिकार समिति थी, हमारा जब संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उसी समय भारतीयों के लिए मूल अधिकार निर्धारित किए गए थे। तो उसी में जो सरदार पटेल है, उनके नेतृत्व में एक मूल अधिकार समिति का गठन किया जाता है। और जे.बी. कृपलानी जो उस समय के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में एक मूल अधिकार उप समिति का गठन किया जाता है। ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी थी और हम आज भी देख रहे हैं वापस कि क्या किया गया था कि एक तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार समिति, जो मूल अधिकार समिति है, और उप समिति ये किसके नेतृत्व में थी? ये थी कृपलानी के। ये थी अपने सरदार पटेल के नेतृत्व में। तो इस तरह से मूल अधिकारों की भारत में मांगी गई और इस तरह से दिव्य उन्हें धीरे धीरे रूप दिया गया। तो अब हम देखते हैं कि भारत में कहाँ से कहाँ तक मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं और किस तरह से दिए गए हैं, कितने मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं दोस्तों। तो अब हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 12 है, 12 से 35, इनके मध्य क्या किया गया है? मूल अधिकारों की मांग की गई थी, मतलब मूल अधिकार हमें भारतीयों को दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? मूल अधिकार। तो अब हम देखेंगे कि जब 12 से 35 के मध्य मूल अधिकार दिए गए हैं, 12 से 35 में कौन कौन से मूल अधिकार में दिए गए और कितने हैं। तो दोस्तों एक बार थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं आपको कि हमें जो मूल संविधान था, क्या जो मूल संविधान था हमारा, इसमें क्या था? मूल संविधान में हमें दिए गए थे 7 मौलिक अधिकार। 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे और बाद में इनमें से घटाकर कितने किए गए? जो अब वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है हमारे पास। कितने हैं वर्तमान में? 6। तो इनमें से एक संपत्ति का मौलिक अधिकार था, जिसे घटाकर क्या किया गया है? उसे हटा दिया गया और वो था अनुच्छेद 31 के तहत, जिसे 300 में जोड़ दिया गया और उसे संपत्ति उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो दोस्तों कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं और कुछ कानूनी अधिकार होते हैं। तो ये संपत्ति का अधिकार कैसे प्रकृति का था? ये कानूनी प्रकृति का था, इसीलिए इसको हटाकर क्या किया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब उस पर क्या हो सकता है? उसको न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी सकती इनको, जबकि मूल अधिकारों पे क्या कर सकते हैं? वाद हो गया है, मतलब इनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, इनके खिलाफ कुछ किया जा सकता है, उनके खिलाफ नहीं किया जा सकता नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो एक अधिकार था कौन सा? अभी मैंने बताया आपको संपत्ति का अधिकार। हटाया कौन सा? क्या है? संपत्ति वाला अधिकार। दोस्तों इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया। क्या किया गया? इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया। ये था कहाँ से? 31 में था, अनुच्छेद 31 में। अभी इसे 300 में कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि हमारा अनुच्छेद जो 12 है, इसमें क्या है? अनुच्छेद 12 जो 12वां अनुच्छेद हमारा, इसमें राज्य की परिभाषा है दोस्तों। क्या? राज्य की परिभाषा।
अनुच्छेद 12 है। तो दोस्तों इसमें हमारे राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य में क्या क्या शामिल होगा। तो दोस्तों जो हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं जैसे स्कूल, कॉलेज और जो भी हमारे सरकारी बॉडीज होते हैं वो क्या होती है, सब सरकारी संस्थाएं होती हैं जो राज्य की परिभाषा में आती है। वो सारे राज्य होते हैं। एक प्रकार से हम देखते हैं जिन जो भी संस्थाएं जो सरकार के द्वारा या तो संचालित होती है या प्राइवेट संस्थाएं, ये सभी क्या होती है, गवर्नमेंट बॉडीज होती है। इनमें क्या किया जाता है, इन सभी को गवर्नमेंट की परिभाषा में लिया जाता है कि राज्य की परिभाषा में क्या क्या आती है। जो हमारी जो सरकारी व प्राइवेट संस्थाएं हैं, सरकारी व जो प्राइवेट संस्थाएं हमारी, सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज और भी जो अदर बॉडी जो उद्योग धंधे वगैरह सब क्या आते हैं, गवर्नमेंट बॉडी में आते हैं। तो राज्य की परिभाषा में ये बताया गया हमें अनुच्छेद 12 में कि राज्य की परिभाषा क्या होगी, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होगी। तो ये तो चीज़ें कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 12 में जो ये बताती है कि किन किन चीज़ों पे राज्य की परिभाषा लागू होगी और कौन सी चीज़ों में क्या होगा। कि इन जितने भी राज्य की परिभाषा में जो चीज़ें आती हैं दोस्तों, उन सारों पे मौलिक अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी होती है। वो सभी क्या करती है, मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, इसीलिए इनको राज्य की परिभाषा में शामिल किया गया है। इसके अलावा अब आते हैं हमें अनुच्छेद 13 में। तो सरकारी व प्राइवेट जो अब आ गए थे अनुच्छेद 13 में, इसमें क्या है, ऐसी विधियां जो क्या हो मूल अधिकारों से असंगत हो, ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों से क्या हो, असंगत हो। जो हमारे क्या मूल अधिकार, इनसे क्या हो, असंगत। असंगत का मतलब समझते हो दोस्तों? असंगत का मतलब होता है कि हमारे जो मूल अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं उनके विरुद्ध होना। जो मूल अधिकार है इनसे क्या है, इनके खिलाफ होना। एक प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ चला जाता है तो हम उससे सहमत नहीं होते, तो हम उसको अवैध ठहरा सकते हैं कि ये गलत है। तो इसी तरह से इसमें क्या है, ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत है उनको क्या, अवैध ठहराना। इसमें क्या किया गया है कि जो मूल अधिकारों से असंगत होती है ना, जो विधियां जो हमारे मूल अधिकारों का आनंद करती है, जो सरकार के द्वारा बनाई जाती है, ऐसी विधियां सरकार नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का आनंद करे, तो उनको अवैध किसके माध्यम से ठहराया जा सकता है, अनुच्छेद 13 के माध्यम से। जिसमें अपना जो अनुच्छेद 368 है दोस्तों, शुरुआत में इसको माना गया था कि जो 368 है ये अनुच्छेद 13 के तहत नहीं आता है। इसके तहत जो संविधान संशोधन होगा वो अनुच्छेद 13 के तहत नहीं आता है। लेकिन क्या होता है, जब बाद में गोलकनाथ बनाम जो भारत संघ का विवाद होता है उसमें ये चीज़ें मान ली जाती है। फिर इसके बाद में जो अनुच्छेद 13(4) एक सरकार एक अमेंडमेंट करती है, एक संशोधन करती है कि अनुच्छेद 13(4) के तहत कि जो 368 है अनुच्छेद, उसकी जो भी उसके तहत जो भी कार्य जो संविधान संशोधन किया जाएगा वो क्या होगा, अनुच्छेद 13 के अंडर में नहीं आएगा। लेकिन फिर बाद में जो सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, इसके अंतर्गत जो भी होगा वो सारा किस में आएगा, उसका हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो ऐसी सब चीज़ें क्या है, ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत हो उन्हें क्या है, अवैध ठहरा सकते हैं, अवैध ठहराया जा सकता है। किसके द्वारा, किसके द्वारा ठहराया जा सकता है, यह है अपने सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। इसको यह अधिकार दिया गया अनुच्छेद 32 में, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसके तहत ये दिया गया। तो ये चीज़ें कुछ थी। अब सरकारी जो राज्य की परिभाषा में सरकारी और प्राइवेट संस्थाएं आती है, जिसमें विधानसभा, नगर निगम और भी जो संस्थाएं होती है सब आ जाती है। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह सब क्या है, सरकारी संस्थाएं। तो ये दो चीज़ें इसमें थी। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो हमारा समानता का मूल अधिकार है वो देखेंगे। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब आ जाता है हमारा समानता का अधिकार। कौन सा, समानता। ये कहां से कहां तक है, ये अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य है। तो दोस्तों ये चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए
और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तो कमेंट्स जरूर करना कि जो हमने पढ़ा है हमारे मूल अधिकारों का इतिहास और जो दो हमने पढ़ा है 12 और 13, तो इन चीज़ों को क्या करना है आपको रिवाइज करना है। और बाद में हम देखेंगे समानता का अधिकार, यहाँ से शुरू करेंगे हम हमारे मौलिक अधिकार तो 14 से 18 के मध्य समानता का अधिकार। तो ये चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट क्लास के लिए।